नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी जनाब चांद मोहम्मद है। हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा मुसलमानों को दंगे कराने के लिए भड़काए जा रहे हैं, पर आपका क्या कहना है? जो आपका सवाल है कि लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा मुसलमानों को दंगे कराए जाने के लिए भड़काया जा रहा है, तो ये हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रेरित लोग ही दंगे कर रहे हैं। मुसलमान भारत में कहीं दंगे और फसादात नहीं कर रहे हैं, और उसके नतीजे अभी हरियाणा के नूह में देखने को मिला। बिट्टू बजरंगी नाम का आदमी दंगे का मास्टरमाइंड था, मोनू मानेश्वर दंगे का मास्टरमाइंड था, और जब बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने दबोच लिया तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरा कार्यकर्ता नहीं। तो नूह में जो हाल के दिनों में घटना घटी और उस घटना को प्रायोजित तरीके से जो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी सरकार है, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेश्वर जैसे तथाकथित गौरक्षकों को संरक्षण और पनाह देने वाली सरकार, अगर इनको अरेस्ट करती, पुलिस ये कहती है कि मोनू मानेश्वर मिल नहीं रहा है, मीडिया के लोगों को मिल जा रहा है, मीडिया के लोगों पर वो अवेलेबल है इंटरव्यू देने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने के लिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन और हरियाणा पुलिस के एलआई और आईबी के लोगों को नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी, उसके क्लू। जो जुनैद और नासिर के भी हत्यारे का उस पर जो है मुकदमा और एलिगेशन है, जिन्हें राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले लोगों को, दो जो जुनैद और नासिर के लोग थे, उन्हें जिंदा जलाने का भी उस पर आरोप है। एक मामला नहीं है, सोशल मीडिया के आईडी पर AK-47 रिवॉल्वर जैसे जो खतरनाक असलहे हैं, जिनकी भारत सरकार जो है लाइसेंस भी नहीं देती, ऐसे अवैध जो है हथियारों के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आना, वीडियोज वायरल होना, और उसके बावजूद उसको अरेस्ट ना करना, गिरफ्तार ना करना, ये बात साबित करता है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के मानसिकता के लोगों को भाजपा के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, और ये बजरंग दल के प्रायोजित गुंडे, और ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पीछे एकमात्र मकसद है हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े करना, फसादात कराना। तो इससे जो संकल्पना गुलवरकर ने की बंच ऑफ थॉट में कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, तो प्रतिक्रिया फसाद से होती है, और फसाद से रिलीजियस पोलराइजेशन होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। तो 3.5% लोगों को अपने खुद के संख्या के आधार पे वो गांव का वार्ड मेंबर नहीं बना सकते। डेमोक्रेसी में जिसके अकाउंट में नंबर ऑफ वोट होते हैं वो शासक होता है, हुक्मरान होता है। तो ये मनुवादी 3.5% लोगों की पार्टियों के पास इतने उनके अकाउंट में वोट नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कि खुद के वोटों से वो गांव का वार्ड मेंबर और मुहल्ले का, नगर निकाय के चुनावों में वार्ड पार्षद भी चुनवा ले, उनकी हैसियत नहीं है, इतनी संख्या नहीं है। तो इसके लिए जो अल्पसंख्य लोग हैं 3.5% मनुवादी, वो अपने को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए और रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, ओबीसी SC/ST का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों की मामलिंचिंग करते हैं, मुसलमानों पे अटैक करते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में ओबीसी SC/ST अपनी संवैधानिक पहचान छोड़कर जो पहचान उनके द्वारा दी गई है उसको स्वीकार कर लेता है और उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये जो दंगे और फसादात की घटनाएं हो रही हैं अभी हाल के दिनों में, वो बीजेपी के द्वारा, RSS के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा ये प्रायोजित तरीके से, खास तौर से धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए और धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2024 का चुनाव जीतने के लिए ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसके पीछे यही मात्र वजह है। आखिर क्या कारण है RSS बीजेपी के लोग लगातार मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं? क्या कारण है? RSS और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनके लिटरेचर है, जो उनका प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल एजेंडा है, उससे मात्र 2 शब्द निकाल दिया जाए, इस्लाम और मुसलमान, तो RSS की आइडियोलॉजी डेट हो जाएगी। जितना मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा करेंगे उतना ओबीसी SC/ST का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होगा। तो ये भी जो मुद्दा है खासतौर से वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया है।
क्या चुनाव से पहले बीजेपी दंगे करवा सकती है? दंगे करवा रही है, नूह में दंगा करवाया। अभी जो है बड़े पैमाने पे मणिपुर में बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी का मुख्यमंत्री है, मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय दोनों मूल निवासी हैं। एक तरफ ओबीसी मूल निवासी, दूसरी तरफ जो है कुकी ट्राइबल मूल निवासी, दोनों को आपस में लड़ाकर तबाह और बर्बाद कर दिया। पूरे मणिपुर को जो है बर्बाद कर दिया, और सिर्फ बर्बाद ही नहीं किया बल्कि इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भी मणिपुर से निकल के आई। मणिपुर के जो दंगे फसादात, मणिपुर जो आज जो है आग में झुलस रहा है, और सारी इंटरनेट सर्विसेज और सेवाएं बंद कर दी जाने की वजह से घटना 3 मई को घटी। कारगिल युद्ध में जो लड़ाई लड़ने वाला जवान है, जिसने देश के लिए जान की बाजी लगाई, उसकी बीवी को नग्न परेड कराया गया। और वहां मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो भाजपा का वीरेंद्र सिंह है, बीजेपी की सरकार है। आज महिलाओं को और महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ ये पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसका कारण भी यही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की, आज 123 एमपी और एमएलए, 123 यानी 123 एमपी और एमएलए देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, अगर अलग अलग विधानसभाओं के अंदर, वो गंभीर जो है आपराधिक मामलों में उन पर मुकदमे दर्ज हैं, और उसमें रेप और गैंगरेप के मामले दर्ज हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर रेपिस्ट और गैंग रेपिस्ट बैठेंगे तो महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होगा, और उन पर जो अन्याय अत्याचार होगा महिलाओं पर, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेगी। अभी लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की हमें चिंता है, चिंता होती तो मणिपुर जाते, मणिपुर की चिंता होती तो भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता। और इतनी बड़ी त्रासदी मणिपुर के लोग झेल रहे हैं, कुकी और मैती समुदाय के लोग, अगर सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेता और 5 जजों का एक पैनल बनाकर मणिपुर में भेजता, तो आज मणिपुर सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग हर तरह से उन्हें खाद पानी दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं खासतौर से 2024 में मुसलमानों को निशाना बना करके धार्मिक ध्रुवीकरण के सत्ता में जाने का मामला है। इसके अलावा बीजेपी के पास वो समाज में जाकर ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी की बस्तियों में ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार आई 14 से और आज 24 चल रहा है, और ये 10 साल के स्वर्ण काल में मैंने भारत के सभी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए। जो रोजगार के दरवाजे थे उसे बंद कर दिए। जाकर ये नहीं कह सकते कि हमने किसानों के हितों में काम किया, बल्कि किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, और उन 3 काले कानूनों की वजह से 733 किसान मारे गए। ये जाकर नहीं कह सकते कि हमने मजदूरों के हितों के लिए काम किया। लॉकडाउन में जब मजदूर नंगे पैदल अपने घरों को जा रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की सरकार मजदूरों के खिलाफ लेबर लॉ में संशोधन करके जो 8 घंटे के काम करने का वर्किंग आवर था, उसे बढ़ाकर 12 घंटे में तब्दील कर दिया। जो मजदूर जब 8 घंटे का शिफ्ट था तो 3 लोग जो है काम करते थे, और जब उसे 12 घंटे के शिफ्ट में तब्दील किया तो रोजगार बढ़ा या घटा। 3 लोग मिलकर जो काम करते थे 8 घंटे की शिफ्ट में, जब 12 घंटे का शिफ्ट लागू हो गया तो एक मजदूर का रोजगार क्या हुआ? खत्म हो गया। आज यही वजह है कि बेरोजगारी के मामले में भारत का जो वैश्विक लेवल पे सूचकांक है वो बहुत ज्यादा नीचे डाउनफॉल गया, गिरा। इसके लिए बेरोजगारी का सूचकांक दिखाने से सरकार ने क्या किया? पाबंदी लगा दिया कि हम बेरोजगारी का आंकड़ा ही जारी नहीं करेंगे। तो इनके पास तो देश में रोजगार देने का कोई आंकड़ा नहीं है, देश के बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई ऐसी पहल और कोशिश इनके द्वारा नहीं की गई, और देश के किसानों, विद्यार्थियों और मजदूरों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है समाज के अंदर जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी से जुड़े हुए विकास को इन्होंने किया हो 10 सालों में।
ये नहीं किया। लेकिन ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हक अधिकारों का और खास तौर से संवैधानिक अधिकारों का 10 सालों में विनाश जरूर किया, विकास नहीं किया लेकिन विनाश जरूर किया। और उसके भारत के अलग अलग हिस्सों में आज देखने को मिल रहे हैं। आईपीसी के स्ट्रक्चर को बदलना, आईपीसी के स्ट्रक्चर को बदलकर उसके ढांचे को बदलना, अलग तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करना। आज जो विधिवेत्ता है वो ऐसा मान रहे हैं कि संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसको आईपीसी के स्ट्रक्चर में तब्दीली लाकर ध्वस्त कर दिया। इनडायरेक्ट वे में मनुस्मृति थोपने का मामला चल रहा है। तो ये जो मामला है खासतौर से मुसलमानों को निशाना बनाए जाना, चुनाव के नजदीक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिए जाते हैं, जहर उगले जाते हैं और ताकि भारत में दंगे हो। यही हालात जो है 2019 के इलेक्शन में हुआ था। दिल्ली का जफराबाद का कांड कराया इन लोगों ने और उसमें मास्टरमाइंड इन्हीं के बीजेपी के नेता थे। इनके नफरती बयान की वजह से दिल्ली जल उठा, इनके नफरती बयान की वजह से अभी नू जल गया, इनके नफरती बयान और नफरती सोच की वजह से मणिपुर जल रहा है। तो ये आज देश का विकास नहीं कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को नफरत की, हिंसा की आग में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो ये चुनाव में राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए, राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए, ओबीसी एससी एसटी का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए ही मुसलमानों को भारत में निशाना बनाया जा रहा है। और एक खास तौर से मुसलमानों को भी समझना होगा कि मुसलमानों को रिएक्शन करे, कि मुसलमान जितना रिएक्शन करेगा उतना ज्यादा ओबीसी एससी एसटी का हिंदू के नाम पे पोलराइजेशन होगा। और धार्मिक ध्रुवीकरण से इस देश में दो ही पार्टियों को फायदा होता है, या तो कांग्रेस को या तो भाजपा को। जब फसाद होता है तो 20% भारत का मुसलमान कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो जाता है और बाकी ओबीसी एससी एसटी भाजपा के अकाउंट में धार्मिक आधार पर जमा हो जाता है। तो आज ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, खासतौर से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर और जो समाज में काम करने वाले वेलविशर है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हैं और संविधान के मूल्यों में यकीन रखने वाले लोग हैं, खास तौर से उन्हें ये पहल करनी होगी। और इस तरह की जो देश में और देश के संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं, उनको आगे आकर लड़ने की जरूरत है। और खास तौर से इस तरह से जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, क्रिमिनल आइडियोलॉजी है, उससे समाज की और राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। बड़े पैमाने पे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है। आज तो न्याय का कोई पैमाना नहीं, न्याय का पैमाना बुलडोजर है। क्या संविधान में है क्या? कोई भी व्यक्ति अपराध करे उसको पुलिस उस पर एफआईआर करे, उसे गिरफ्तार करे, जब तक न्यायपालिका उसे दोषी नहीं सिद्ध करती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। आज तो बहुत सारे फैसले लेने के बाद जो है उनको बरी कर दिया जा रहा। आजम खां के मामले में भी यही देखने को मिला। आजम खां पे नफरती बयान देने का आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने और मुकदमा दर्ज करके उनको विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी। और निरस्त ही नहीं की, वोट के अधिकार को भी वंचित किया। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके भाषण में कोई ऐसा बयान और ऐसा कंटेंट नहीं था जिससे दो समुदायों के बीच में टकराव हो सके, यानी इनका बयान नफरती बयान नहीं था और उन्हें उस मामले में दोष मुक्त कर दिया। इससे ये साबित होता है कि ये प्रायोजित तरीके से संस्थाएं इस देश में बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। तो इसलिए इस सिचुएशन में हमारे लोगों को खास तौर से सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। और इस तरह के मामले खड़े होंगे तो इससे ओबीसी एससी एसटी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके इस जो है सिद्धांत को काउंटर करने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में अकेले ओबीसी बहुमत में, यानी भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी, उनका निशाना ओबीसी है, प्राइमरी लेवल पे ओबीसी है। क्योंकि आज यही ओबीसी का पिछले 75 सालों में इस्तेमाल होने की वजह से आज राष्ट्रीय स्तर पे ओबीसी का एक भी राजनीतिक दल नहीं है। और ओबीसी धर्म के नाम पे लड़ने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए हम लोगों को खासतौर से ये चुनाव नज़दीक है 2024 का,
और 2024 के चुनाव नजदीक होने के नाते ये लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, पिछले दिनों भी किए और आगे भी कर सकते हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज के ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोगों को मिलजुल कर मुत्तहिद होकर ऐसे जालिमों का मुकाबला करने की जरूरत है और 24 में इन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट के अधिकार के आधार पे सत्ता परिवर्तन करके करने की जरूरत है। मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद आपने अपना